हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में जो क्लास 10th के लिए है आत्मकथा कविता जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता का भावार्थ करेंगे। तो पहली जो पंक्तियां हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखिए, मधुप मधुप होता है भौरा। तो यहाँ भौरा कवि ने अपने मन को एक भौरा माना है। तो कवि कह रहा है कि मेरा मन रूपी जो भौरा है वो मेरे जीवन रूपी उद्यान की जो है वो कहानी कह रहा है। क्या कह रहा है कहानियां? जैसे उद्यान के अंदर पत्तियां गिरती रहती है तो उसी तरह से कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो पत्तियां हैं, देखिए कितनी घनी पत्तियां गिर रही है। कहने का भाव ये है कि कवि के जीवन में जैसे पत्तियां वहां हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है, तो उसी तरह से कवि के जीवन में बहुत सी खुशियां जो है वो एक के बाद एक कर करके कवि को छोड़ करके जा रही है। इसलिए कवि ने कहा है कि मेरे जीवन में जो है पत्तियां जो है वो मुरझा करके गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। देखिए, जो ये हम ब्रह्मांड देखते हैं, इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के इतिहास के बारे में लिखा है। तो कवि ये कह रहा है कि यह लोग कहते ही रहते हो अपना व्यंग्य मलिन उपहास, लेकिन जब कवि के दोस्त उनसे कहते हैं कि तुम भी अपनी आत्मकथा लिखो, तो उस समय वह अपने दोस्तों को कहते रहते हैं कि देखिए, इस संसार में कितने लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवन परिचय के बारे में लिखा है, जीवन का इतिहास लिखा है, और उन्होंने अपना व्यंग्य मलिन, उन्होंने ये लिख करके अपना उपहास ही उड़वाया। तो कहते फिर भी तुम कहते रहते हो, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी कमजोरियों को कह डालूं, क्योंकि कवि को लगता है कवि के जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर वो कुछ लिखता है तो उसमें उसके जीवन की कमियां ही कमियां हैं। इसलिए उन कमियों को लिख करके वो बाकी लोगों की तरह अपने जीवन का उपहास नहीं उड़वाना चाहता है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तो ये गागर रीति का मतलब है ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो, यानी खाली घड़ा। सामान्य रूप से अर्थ है खाली घड़ा, लेकिन यह घड़ा क्या है कि कवि का मन जो बिल्कुल खाली है। तो कहते मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरा मन हमेशा भावों से भरा हुआ रहा है। तो कहते उनको तुम सुनोगे और तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि जैसे इनका जीवन रिक्त है, तो ऐसे कवि को लगता है कि इनके दोस्तों के जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चाहते हैं कि मैं लिख दूं अपने जीवन के बारे में, और मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको सुन करके उनको खुश मिलेगा, उनको थोड़ी बहुत जो है खुशी मिलेगी। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। तो कहते कि तुम चाह रहे हो कि मैं लिख दूं मेरे जीवन में जो कुछ थोड़ा बहुत भी है, उनको मैं लिख करके अपने मन को पूरी तरह से खाली कर लूं। अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। तो तुम ये समझते हो कि हम उसमें रस लेंगे, आनंद लेंगे। कहते उसमें आनंद नहीं, तुम्हें आनंद इसलिए मिलेगा कि भाई तुम्हारा जीवन भी खुद रिक्तियों से है, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम सोचोगे कि भाई ये कवि भी का जीवन भी ऐसा ही रही है, ऐसा ही रहा है, तो तुम्हें उसमें थोड़ा रस मिलेगा, आनंद आएगा। अब अगली पंक्तियों को देखिए। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। देखिए, विडंबना, दुर्भाग्य, ठीक है, कष्ट का स्थिति। कहते कवि को लगता है कि इनका जीवन बिल्कुल सरल रहा है, जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कहती है अगर उस अपने सरल भरे जीवन को ये लिखता है, तो कहते हैं उसको लिख करके हंसी उड़ाने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो कहते हैं या तो अपनी भूल, अपने जीवन में जो कमियां रही है उनके बारे में लिख दूं, और नहीं तो औरों की दिखलाऊं, नहीं तो औरों ने जो इतिहास लिखे हैं उनकी मैं देखता रहूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि के जीवन में देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत तो सुख भरा पल आता भी है। तो कवि के जीवन में भी ऐसा थोड़ा सुख का पल आया है, जो मधुर चांदनी रातों की। तो कहते हैं जब वो मधुरता भरी चांदनी रातें जो रहती थी, जिनका कवि जीवन में आनंद लेता था,
तो कहते हैं जिस समय कवि की प्रेमिका जो है वो जीवित थी और जब ये आपस में हंसी मजाक करते थे, तो कहते वो जो कुछ पल रहा है, तो कहते उसकी उज्जवल गाथा, उसकी गाथा मैं कैसे गा सकता हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो दूसरों के सामने नहीं बताई जा सकती। तो इसके संदर्भ में ये बातें कही। मिला कहाँ वह सुख जिसका सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कहते देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख आए, और हर व्यक्ति उसकी कल्पना करता रहता है। तो कवि भी ऐसा ही एक सौपन देख रहा था कि इसका जीवन भी जो है वो खुशियों से भरा होगा। तो कहते हैं कि जैसे ही वो मेरा सौपन टूटा, तो कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि वो जो सुख है वो भी छोड़ करके भाग गया। और जैसे हम अपने आलिंगन में किसी को, जैसे माँ अपने बच्चे को खुशी के मारे आलिंगन में भरना चाहती है और उसी समय बच्चा नहीं आता है, भाग जाता है, तो उसी तरह से जो खुशियां कवि के जीवन में आ रही थी, कवि उसमें आत्मसात करना ही चाहता था, लेकिन जैसे ही सौपन टूटता है और जब वो जागता है कवि, तो कोई खुशियां कवि को नजर नहीं आती है। अब आगे की पंक्तियां देखिए। जिनकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब देखिए कवि जो है ना अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ कह रहा है कि कपोल गाल और अरुण लाल। कहते हैं ये अपने प्रेमिका के गालों की लालिमा की तारीफ कैसे कर रहा है। कहते हैं कि प्रेमिका के गाल की लालिमा इतनी थी कि अनुरागनी उषा की जो ये उषा प्रातःकाल, प्रातःकाल में एक लालिमा होती है, तो कहते हैं वो प्रातःकाल भी जो है वो लालिमा जो है वो प्रेमिका के गालों से लालिमा लेती थी, यानी उनकी शोभा भी उन गालों की लालिमा के सामने फीकी पड़ जाती थी। उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। देखिए ये पथिक राहगीर, राहगीर जब रास्ते में थक जाता है, तो ऐसे ही जीवन में दुख आते हैं जब व्यक्ति थक जाता है, तो जो यादें होती है अच्छी, जो जीवन में कुछ सुख भरी यादें होती है, तो उनको याद करके व्यक्ति उस समय थोड़ी सी सांत्वना उसको प्राप्त होती है, थोड़ा सा आनंद उस समय आता है। नहीं तो जीवन में इतने दुख रहते हैं, अगर उन्हीं के बारे में सोचता रहे तो ज्यादा दुख होता है। तो कुछ खुशी के पल याद कर लें तो उस कष्ट से थोड़ा सा राहत मिलती है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि अपने दोस्तों से कह रहा है, सीवन देखे सीलते हैं कपड़े को, जैसे सीलते हैं और सीलने के बाद उधेड़ दे, ये कंथा गोदड़ी, ठीक है, ये कहानी रूपी गोदड़ी है। जैसे जीवन, कवि के जीवन की जो कहानी है उसमें कुछ है नहीं, तो ऐसे ही गुदड़ी को अगर उसकी सीवन को तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर से हम देखते हैं तो भाई कटे फटे कपड़े मिलते हैं। तो उसी तरह कहता है कि कवि कि तुम मेरी मुझे कहते हो कि मैं आत्म कथा लिख दूं, और उसको लिखूंगा क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो उसमें देखोगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज का। कवि कहता है कि मेरा जीवन तो एक सरल सा जीवन रहा, बिल्कुल छोटा सा जीवन रहा, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसकी मैं बड़ी कथा कैसे कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि कहता है कि मेरे लिए तो ये अच्छा नहीं रहेगा कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहता हूं, और जो दूसरे कह रहे हैं, दूसरों की जो जीवन गाथाएं हैं, तो उनको मैं सुनता रहूं और मैं मौन रहता हूं, मैं चुप रहता हूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि अपने दोस्तों से कह रहा है कि मेरी जीवन तो बिल्कुल सरलता से भरा हुआ है, तो कहते तुम्हारा क्या भला होगा अगर मैं अपने जीवन के बारे में जो दुखों से भरा हुआ है उसके बारे में लिखता हूं, तो इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब कवि देखिए, कवि के जीवन में जो दुख है, तो कवि इस समय जो है उस दुख को भूला हुआ है, तो कहता है अभी उचित समय नहीं है, क्योंकि मेरा कष्ट जो है वो अभी शांत है, मेरी व्यथा जो है वो अभी मौन है। तो कहते उसको मौन ही रहने दो, अगर उसके बारे में मैं लिखता हूं तो फिर वही दुख मुझे याद आ जाएंगे और उससे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, बल्कि और दुखी हुआ जाएगा। तो ये थे कविता की पंक्तियां जिनके हमने सरलात की। अब इनसे संबंधित हम छोटे प्रश्न देखते हैं जो एक एक नंबर के आते हैं। कवि अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय
क्या करना चाहता है। देखिए उसने कहा ना कि मैं अपनी लिखने के बजाय देखता हूँ जो दूसरों की है उन्हीं को ही सुन लेता हूँ। तो रोना चाहता है, हंसना चाहता है, खुश रहना चाहता है या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? तो देखिए सरल स्वभाव के कारण कौन धोखा दे रहा है? प्रेमिका ने धोखा दिया है। तो प्रेमिका तो देखो इसको छोड़ करके चली गई थी, तो पूर्ण रूप से धोखा अगर कहें तो प्रेमिका ने, संबंधियों ने तो संबंधी कोई, मित्रों ने तो सबसे बड़ा धोखा इनके अपने मित्र दे रहे हैं जो इनके जीवन को जानते हैं और फिर भी इनसे कह रहे हैं कि भाई तुम उसके बारे में बता दो। तो इस कवि को लगता है कि ये मित्रों ने धोखा दिया। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? अब देखिए पथिक कह रहा है, अपने आप को ही कवि पथिक मान रहा है, तो कवि खुद पथिक है जो थका हुआ है। तो इसका ऑप्शन है कवि। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? देखिए कोई भी व्यक्ति है अपनी निजी बातों को दूसरों से नहीं बताना चाहते। सार्वजनिक चीजें हैं वो सब बता देंगे, मधुर बातें अच्छी बातें बता देंगे, पारिवारिक के बारे में बता देंगे, लेकिन जो निजी अनुभव है उसको किसी के साथ नहीं साझा करेंगे। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? अब खाली घड़ा क्या है? कवि का अपना जीवन है, असफल जीवन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? असफल जीवन। अब आगे देखें, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो कहना मन रूपी भंवरा, शुरुआत में ही कवि ने कहा था, तो भंवरे का रूप दिया है। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? तो अपने जीवन के बारे में लिखा है, तो उसको क्या कहते हैं? जीवन, अपनी आत्मकथा, पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? तो कवि को तो देखिए इन कविताओं में पूरी में यही बताया गया कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा, हमेशा दुखी रहे, तो दुखदायी जीवन, पहला ही इसका ऑप्शन सही है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? तो देखिए पत्तियां तो खुशहाली का प्रतीक है, लेकिन जब वो मुरझा करके गिरती है तो इसका मतलब वो निराशाएं हैं, दुख है, तो यह निराशाओं का। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा रहा है? तो दाम्पत्य जीवन में तो ज्यादा सुख मिले ही नहीं कवि को, क्योंकि बहुत पहले ही जो है इनकी पत्नी इनको छोड़कर के चली जाती है, तो दुखी रहे। इससे अब आगे हम प्रश्न करेंगे, छोटे प्रश्न हो गए थे जो एक एक नंबर के आते हैं। अब जो दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं और ये अभ्यास के जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? देखिए अभी हमने कविता पढ़ाई थी, उसमें कहा था कि कवि को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको दूसरों को बताए। और दूसरा ये है कि पहले भी बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है और समाज ने उसका मजाक ही उड़ाया है, वो हंसी के पात्र ही रहे हैं। तो ये सभी कारण। फिर दूसरा ये है कि भाई जो कुछ हर व्यक्ति के अपने निजी सुख के पल होते हैं जिनको वो दूसरों को नहीं बांटना चाहते हैं, तो उनके कारणवश क्योंकि आत्मकथा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें भी बतानी पड़ेगी, तो इसलिए वो कवि जो है आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो ये दो तीन बातें हैं, दो नंबर का ही आता है, ये दो तीन पॉइंट हम इसमें लिख देते हैं तो काम। दूसरा है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? देखिए अभी समय भी नहीं है, कविता की जो आखिरी पंक्तियां आई, क्योंकि देखिए इस कविता में बताया गया है कि कवि कहता है कि उनके जीवन में हमेशा जो है वो लगभग जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। और देखिए हर व्यक्ति के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन कवि के जीवन में क्योंकि इनकी प्रेमिका बहुत छोटी उम्र में ही इनको छोड़ करके चली जाती है, तो इनको लगता है कि इनके जीवन में बहुत सारे दुख हैं और अब उन दुखों को ये थोड़ा भूला हुआ है। तो वो नहीं चाहता कि जब कोई कहे कि भाई आप अपनी अपने जीवन के बारे में लिखिए, तो कहीं ना कहीं वो फिर याद आएंगे, और याद होने से कोई इस समय जो कोई सुख तो मिलने वाला नहीं है, बल्कि उससे दुख जो है और ज्यादा ही बढ़ेगा। इसलिए कवि कहता है कि अभी समय भी नहीं है। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथे बनाने में कवि का क्या आशय है? देखिए स्मृति यादें और पाथे होता है सहारा। तो देखिए कवि के जीवन में हम पता है कविता में बताया गया, कवि की पत्नी जो है इनको युवा अवस्था में ही छोड़ करके चली जाती है, तो उनके साथ बिताए हुए कुछ पल हैं जो कवि के जीवन में खुशियों से भरे हुए थे। तो कवि कहता है कि अब जीवन में, कवि के जीवन में दुख ही दुख है, तो कहते हैं जो वो बिताए हुए पल है उनको जब कवि याद करता है
तो वो इस दुख भरे जीवन में एक आशा की किरण नजर आती है, वो इनको सहारा देते हैं और उसी यादों के सहारे ये शेष जीवन को आसानी से जी लेते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये कविता की कुछ पंक्तियां आ जाती है और उनका भाव स्पष्ट करने को कहा जाता है। तो ऐसे ही है, मिला कहा वह सुख जिसका मैं सौपन देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो देखिए, कवि कह रहा है ना, कवि के जीवन में भाई थोड़े से पल आए थे सुख के, तो कवि कह रहा है जैसे कोई व्यक्ति सौपन लेता रहता है और सपने में बड़ी अच्छी बातें, उसके बड़ा सुख मिलता रहता है, लेकिन जैसे ही सौपन टूटता है और जो सपना, क्योंकि सपना टूट गया, जाग गया, तो सपन में जो बातें देखी जा रही थी वो वहीं समाप्त हो जाती है। तो उसी तरह से कवि के जीवन में भी खुशियां जो है वो थोड़े समय के लिए आई थी, वो एक सौपन मात्र थी। और जैसे ही वास्तविकता से रूबरू हुए कवि, तब तक जो है वो खुशी भरा जीवन जो है वो खत्म हो गया था, यानी इनके प्रेमिका जो है वो इनको छोड़ करके चली गई थी। आगे प्रश्न देखते हैं आप। जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब इन पंक्तियों में जो कवि जो है वो अपनी प्रेमिका के गालों की सुंदरता का वर्णन कैसे करते हैं कि उनके गाल कितने सुंदर थे, उनके सामने क्या चीजें फीकी पड़ जाती थी। तो कहते हैं इनकी प्रेमिका के जो गाल थे उनमें लालिमा, वो लाल इतने ज्यादा थे, उनकी लालिमा इतनी ज्यादा थी कि जो सुबह जब होती है, सूर्य की किरणें जब निकलती है, उसकी जो लालिमा है, कहते वो लालिमा भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। या दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं कि वो लालिमा भी अपनी लालिमा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं कवि की प्रेमिका के गालों से लालिमा लिया करती थी। अगला है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। देखिए, कवि के जीवन में कुछ पल जो है वो सुख के रहे हैं और कुछ व्यक्तिगत ऐसे पल रहते हैं जो दूसरों के साथ साझा भी नहीं किए जा सकते। तो कवि उन्हीं पलों को याद करते हुए कहता है कि मेरे जीवन में प्रेमिका के साथ बिताए हुए कुछ पल बड़े ही सुखमय रहे हैं और वो एक मधुर चांदनी रात के रूप में रहे हैं। तो कहते हैं उसकी उज्जवल गाथा को मैं कैसे दूसरों के सामने बताऊं। तो क्योंकि वो जो बिताए हुए पल है वो अपने तक ही सीमित रहते हैं, दूसरों के सामने बताए नहीं जा सकते, तो इसलिए कवि जो है ये कह रहा है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता लिखें। देखिए, अब इस कविता में सबसे पहली बात ये जो इस तरह की पंक्तियां ऐसा ये सारी खड़ी बोले में लिखी गई है। और दूसरी ये है कि भाई नए नए शब्द भी प्रयोग किए गए हैं और मानवीकरण शैली का प्रयोग भी यहाँ हुआ है। अलंकार भी आए हैं, जैसे खिलखिलाकर आते आते पुनरुक्ति प्रकाश है, अरुण कपोल में रूपक है, रूप प्रदान किया गया है, मेरी मौन अनुरागनी उषा, तो अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये जो है काव्य भाषा संबंधी, यानी काव्य से संबंधित, उसमें शब्द कैसे प्रयोग किए हैं, भाषा शैली कैसी है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो ये सभी बातें जो है वो काव्य भाषा में आ जाती है। एक भावार्थ होता है, एक काव्यार्थ होता है। तो काव्य सौंदर्य से संबंधित काव्य भाषा है। अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो जो सुख का स्वप्न देखा था, तो कवि कह रहे हैं कि उसने, कवि ने सुख का स्वप्न देखा ही था कि भाई उनकी जो नायिका है उनके जीवन में कुछ सुख के पल रहे उनके साथ बिताए हुए प्रेमिका के साथ। तो कहते हैं कि वो क्योंकि कम समय में ही इनके साथ रहती है और बहुत जल्दी जो है इनको छोड़ करके चली जाती है। तो कहते जो ये सपना ले रहे थे कि जब प्रेमिका इनके जीवन में आई थी कि अब तो जीवन तो खुशियों से ही भरा रहेगा, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो कहते जब वो छोड़ करके चली जाती है तो कवि को ऐसा लगता था कि वो तो एक सपना मात्र था जिसको ये देख रहा था, और वो जैसे ही वो पूरा हुआ उससे पहले आंखें, पूरा होने को था उससे पहले आंखें खुल जाती है और जो सपनों में देखी हुई चीजें हैं वो गायब हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रेमिका का इनके साथ ज्यादा समय भी बीता नहीं है, कुछ समय तक रहा है, तो उनके संदर्भ में इन्होंने ऐसी बातें ये कही है। तो ये हमारी कविता थी आत्मकथ्य, जिनकी हमने भावार्थ पढ़े, उनसे संबंधित एक एक प्रश्नों के
उत्तर भी जाने, क्योंकि कई बार तो पंक्तियाँ आ जाती है और उनसे संबंधित 5 प्रश्न आ जाते हैं और इनके अतिरिक्त एक-एक नंबर के और भी 2 प्रश्न आते हैं कविताओं में से, तो वो भी हमने जाने। फिर 2-2 नंबर के भी कविताओं में से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ हमने अभ्यास के प्रश्न ही हैं, इन प्रश्नों को ही थोड़ा बहुत इधर-उधर कर के थोड़ा बहुत इनकी भाषा चेंज कर के पूछा जाता है, लेकिन मूल भाव तो जो कविता में रहता है तो उन्हीं से संबंधित बातें पूछी जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और तो आपको, मुझे लगता है कि इस कविता से संबंधित सभी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहीं पर हमने जाना कि कैसे एक कविता से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो अपनी वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।